ओके बच्चे, लेट्स स्टार्ट टुगेदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं मेरा आवाज़ गला थोड़ा सा ख़राब है सॉरी, इसलिए मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगा। दूसरी चीज़ बच्चे, आपको ये बतानी थी कि मैंने आर्टीरियल सप्लाई चूंकि आपको पहले करवाई थी, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों को ऑर्गन जो हैं वो पहले करवा दूं, उसके बाद उनकी नर्व सप्लाई कराता हूँ। ऐसे मतलब अगर मैं आप लोगों को हर चीज़ पहले करवाऊँ ना, आर्टीरियल सप्लाई भी, वेनस भी और वो भी, नर्व सप्लाई भी, तो फिर मुझे ऑर्गन्स का बार बार अलग से बताना पड़ता है। इसलिए मैंने ये सोचा ठीक है, आर्टीरियल सप्लाई एनफ के वो मैंने पहले बता दिया, अब हम लोग ऑर्गन्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो बच्चे आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पॉइंट्स मैं आपसे ऑर्गन से रिलेटेड शेयर करूंगा, मेजॉरिटी बच्चे वो ओवरलैपिंग होंगे। 90% पॉइंट्स जो होंगे बीडी की और केएलएम की एनाटमी से, स्नेल से। लेकिन बच्चे जो चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी बताने लगा हूँ, आप लोग उस पर गौर कीजिए। आप लोग वैसे भी बाद में बुक में से आराम से स्टडी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली चीज बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका मुंह होता है, माउथ, तो उसके अंदर आपका होता है ओरोफेरिंक्स। ठीक है, अब बच्चे वो जो ओरोफेरिंक्स होता है, तो बेसिकली ओरोफेरिंक्स के साथ कनेक्शन होता है आपके एसोफेगस का। ठीक है, और ये जो आपका कनेक्शन पाया जाता है यहाँ पे ओरोफेरिंक्स और एसोफेगस के बीच में, ये तो मैंने वैसे अब जो है डायलेटेड बनाया है ऊपर वाला पार्ट। दिस इज नोन टू बी द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ योर जीआईटी। ठीक है, आपके पूरे जीआईटी के अंदर दो ऐसी जगह हैं जिनका डायमीटर सबसे कम है, लूमिनल डायमीटर। एक है आपका क्रिको फेरेंजियल स्फिंक्टर वाला पॉइंट। ठीक है, और बेसिकली यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपका क्रिको फेरेंजियस मसल एग्जिस्ट करता है, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट फेरिंग्स का मसल है। और दूसरा, और इसका नाम दूसरा भी ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं ओरोफेरेंजियल जंक्शन। ठीक है, ओरोफेरेंजियल नहीं, सॉरी, फेरेंगो एसोफेजियल जंक्शन। प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए, इसको हम लोग फेरेंगो एसोफेजियल जंक्शन भी कहते हैं। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज बच्चे अपेंडिक्स। अगर आप लोग ओवरऑल बात करें कि पूरे जीआईटी में जो आपका पूरा जीआईटी है, इसके अंदर नैरोएस्ट पार्ट कौन सा है, तो दैट इज अपेंडिक्स। अगर आपको कभी ऑप्शन के अंदर अपेंडिक्स ना दिया हो, फिर आप लोग फेरेंगो एसोफेजियल जंक्शन चूज करेंगे, अनटिल एंड अनलेस आप लोग अपेंडिक्स चूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको वो दिया होगा। अब आप ये देखें कि जो एसोफेगस होता है ये फेरिंक्स के नीचे से कंटिन्यू करता है और स्टार्ट होता है एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर, या आप कह लें मिड पॉइंट ऑफ C6 वर्टेब्रा। ठीक है, कल भी मैंने आप लोगों को परसों भी ये वाली बात बताई थी कि जो आपका डायफ्राम होता है इसके अंदर तीन ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। बेसिकली एओर्टिक ओपनिंग सबसे पोस्टीरियरली, फिर सेंट्रल टेंडन के अंदर वीना केवल, और दरमियान में एसोफेजियल ओपनिंग। ठीक है, तो आपका जो एओर्टिक हाइटस होता है, एओर्टिक हाइटस में जो टोटल अल्फाबेट्स होते हैं वो बेसिकली 12 होते हैं, तो ये T12 के लेवल पे होती है। एसोफेगस के अंदर आपके अल्फाबेट्स 10 होते हैं, तो ये T10 के लेवल पे। और वीना केवल ओपनिंग के अंदर T8 यानी कि 8 अल्फाबेट्स होते हैं, तो ये T8 वर्टेब्रा के लेवल पे होती है। अब आपने ये देख लिया कि C6 के लेवल पे एसोफेगस स्टार्ट हुआ, ठीक है, नैरो फॉर्म में, और फिर नीचे की तरफ गया और T10 वर्टेब्रा के लेवल पे ये एंटर कर जाता है डायफ्राम के थ्रू नीचे एब्डोमिनल कैविटी में। जब ये एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है तो उसका थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो इंटर एब्डोमिनल होता है, और यहाँ पे बच्चे ये आपके स्टमक के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो एसोफेगस की नॉर्मल लेंथ होती है, ये तो मैंने आपको ये बताया ना कि ये एसोफेजियल ओपनिंग जो होती है वो T10 वर्टेब्रा के लेवल पे होती है। हालांकि जो आपका एसोफेगस होता है इसका टर्मिनेशन पॉइंट जो होता है वो होता है T11 वर्टेब्रा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो C6 वर्टेब्रा है। ठीक है, अब आपने ये डिफाइन कर लिया। दूसरी चीज आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है देखना कि इस पूरे के पूरी लेंथ इसकी कितनी होती है इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो दैट इज एक्चुअली 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और चीज आपको यहाँ पर बताता चलूं, आप लोग की बुक्स में एक डायग्राम दी हुई है कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपका ओरल कैविटी है, यहाँ पे आपकी टीथ प्रेजेंट है ऐसे करके, इंसाइजर्स प्रेजेंट है, तो नीचे करके ये आपका फेरेंगो एसोफेजियल जंक्शन है। ठीक है, और यहाँ से एसोफेगस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपकी बुक में ये कहा गया है कि आप इमेजिन कीजिए फॉर एग्जांपल ये T11 वर्टेब्रा का लेवल है, यहाँ पे आपका डायफ्राम गुजर रहा है। ठीक है, और एसोफेगस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आपका एसोफेगस है 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आपकी बुक्स में ये एक डायग्राम दी हुई है कि आपके इंसाइजर टीथ से लेके नीचे फेरेंगो एसोफेजियल जंक्शन तक 15 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। ये जो हम लोग इतनी सारी लाइन्स पे फोकस कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, आपको ये बताने के लिए कि हम लोग अक्सर पेशेंट की एंडोस्कोपी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एंडोस्कोपी बच्चे एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके जरिए हम लोग आपके
अपर जीआईटी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, अपर जीआईटी को। आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी की डिमार्केशन क्या होती है, कट ऑफ पॉइंट क्या होता है। तो जब आप लोग यहाँ से ट्यूब डालते हैं, बेसिकली एंडोस्कोप की ट्यूब जब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करती है, तो वो कहीं हम लोगों को डिफरेंट चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो आपकी ट्यूब है कहीं वो दुखा ना दे आपके एसोफेगस, ठीक है, आपके एसोफेगस को कहीं वो इंजर ना कर दे। ये वाली चीज बच्चे आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। तो आप लोग अब बच्चे ये देखें, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है कि एसोफेगस की कंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एसोफेगस की बच्चे बेसिकली 4 जगहों पे कंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे ये बिल्कुल नैरो हुआ होता है। तो सबसे पहली जो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है वो फेरेंगो एसोफेगल जंक्शन पे होती है, C6 वर्टिब्रा के लेवल पे। और अगर आप इंसाइजर टीथ से इसका डिस्टेंस मेंशन कीजिए तो ये तकरीबन 15 to 16 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। क्योंकि आपके एंडोस्कोप के ऊपर भी मेजरमेंट्स लिखी होती हैं, तो यहाँ पे भी आपको मेजरमेंट्स का पता होना चाहिए कि कितना कितना आप लोगों ने आगे जाना है। तो आपको कंस्ट्रक्शन मिलेंगी, नैरो पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे आप लोगों ने म्यूकोजल इंजरी को एसोफेगस की अवॉइड करना है, एसोफेजियल परफोरेशन को अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरा जो बच्चे पॉइंट होता है इसकी कंस्ट्रक्शन का, वो होता है 22 सेंटीमीटर के लेवल पे। और वो बनता है तकरीबन बच्चे यहाँ पे जहाँ पे इसको आर्च ऑफ एओर्टा ऐसे करके क्रॉस करती है। ये वाला जो पॉइंट होता है 22.5 सेंटीमीटर का लेवल होता है तकरीबन, और ये बनता है T4 वर्टिब्रा का लेवल, ठीक है। तीसरा जो कंस्ट्रक्शन बच्चे ये फेस करता है वो फेस करता है 27.5 सेंटीमीटर के ऊपर, जहाँ पे इसको यहाँ पे ट्रेकिया बाइफरकेट करता है। तो लेफ्ट ब्रोंकस जो होता है बच्चे ऐसे करके यहाँ पे इसको क्रॉस करता है, ठीक है। ये आपका ट्रेकिया है और ये आपका लेफ्ट ब्रोंकस है। तो लेफ्ट ब्रोंकस ने इसको जहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बना 27.5 सेंटीमीटर का, और ये तकरीबन है बच्चे T6 वर्टिब्रा का लेवल। आखिरी जो बच्चे की कंस्ट्रक्शन है जरा देखिएगा वो कहाँ से एग्जिस्ट करती है, एग्जैक्ट 40 सेंटीमीटर पे, जहाँ से ये डायफ्राम में से गुजरता है, ठीक है। वैसे कुछ बुक्स में 39 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यानी कि डायफ्रामेटिक ओपनिंग जो होती है और उससे थोड़ा सा नीचे तक, ठीक है, क्योंकि एसोफेगस की जो ओवरऑल लेंथ है 25 सेंटीमीटर है, उसके अंदर इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट की लेंथ भी शामिल है। तो आप ये कहें 39 सेंटीमीटर जो है वो तकरीबन यहाँ बनता है, और उसके बाद नीचे आपका 1 सेंटीमीटर और एसोफेगस होता है। तो इस लेवल पे बच्चे आपका जो वर्टिब्रा आता है दैट इज एक्चुअली T10 का वर्टिब्रा, क्योंकि एसोफेजियल ओपनिंग भी T10 वर्टिब्रा के लेवल पे प्रेजेंट है। तो इन जगहों पे बच्चे आपका जो एसोफेगस होता है वो बिल्कुल वो नैरोइंग शो करता है। इन नैरो पॉइंट्स का आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मैंने बता दी, एंडोस्कोप डालते हुए इंजरी नहीं कॉज करवानी। उसके बाद बच्चे अगर आपको बताता चलूं तो एसोफेगस को हम लोग इमेजिनरी वे में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। जो अपर 1/3 होता है एसोफेगस का, इसके अंदर स्मूथ मसल सॉरी स्केलेटल मसल प्रेजेंट होता है। जो लोअर 1/3 होता है इसके अंदर स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो मिडिल 1/3 होता है यहाँ पे स्केलेटल प्लस स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। एक और बात आपको बताता चलूं कि आपके पूरे जीआईटी की हिस्टोलॉजी की अगर बात की जाए तो जीआईटी में आपका जितना भी विसरा है तो सबकी 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं म्यूकोजा। म्यूकोजा के नीचे जो लेयर आपको मिलती है बच्चे यहाँ पे दैट इज नोन एज सब म्यूकोजा, ठीक है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट लेयर मिलती है वो मिलती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना की लेयर, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा मोटा करके शो करता हूँ। और मस्कुलरिस एक्सटर्ना के बाहर जो आपकी लेयर होती है दैट इज नोन एज एडवेंटिशिया। और अगर यहाँ पे आपकी मस्कुलरिस एक्सटर्ना पे एडवेंटिशिया के ऊपर पेरिटोनियल कवरिंग हो, ठीक है, यानी कि एडवेंटिशिया प्लस पेरिटोनियम कवरिंग, तो फिर उसको हम लोग सीरोसा कह देते हैं, उसको हम लोग पेरिटोनियम एडवेंटिशिया नहीं कहते। अब ये सारी बात मैंने बताई बेसिकली इसलिए कि जो आपकी थर्ड लेयर होती है ना मस्कुलरिस एक्सटर्ना, तो इसके अंदर जो मसल्स होते हैं वो इस फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। इसका एक निमोनिक आप लोगों ने याद रखना, निमोनिक है आईसोल। आईसोल से क्या बनता है? इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। जो इनर मसल्स होते हैं बच्चे वो आपको सर्कुलर सर्कुलर ऐसे करके अपेयर होते हैं, ठीक है। ऐसे ये सर्कुलर मैं शो कर रहा हूँ। जो लॉन्गिट्यूडिनल होंगे उनके आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके क्रॉस सेक्शन शो करेंगे, क्योंकि वो लंबे ऐसे रंग आ रहे हैं ना ऐसे, तो आप उनका सिर्फ सुपीरियर सर्फेस दिखा रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड के लिए बच्चे वेट कीजिएगा, करप्शन मुझे जरूरी एक काम था बहुत, इस वजह से वो करना पड़ा जी। तो आप लोग ये देखें कि मैंने आपको मसल्स की लेयर अब बता दी कि स्मूथ मसल एसोफेगस में कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है। दूसरी एक और चीज बच्चे, ये पूरे जीआईटी की बेसिकली यही अरेंजमेंट है। आपके पूरे जीआईटी में सिर्फ एक एक्सेप्शन जो है वो स्टमक की है,
वहां पे आपको सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल के अलावा एक और लेयर मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक मसल। ऑब्लिक मसल जो होते हैं उसके फाइबर्स ऐसे ट्रैवल करते हैं क्रिस क्रॉस मैनर में, ठीक है। इसकी वजह से आपको परेशान नहीं होना, और जब आएगा तो मैं आप लोगों को फर्दर आगे भी डिटेल बताऊंगा। उसके बाद बच्चे आप लोगों को ये बताना है कि जो एसोफेगस होता है इसके डिफरेंट तरह के कर्वेचर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दो जो इसके कर्वेचर होते हैं बच्चे, वो होते हैं साइड टू साइड कर्वेचर, ठीक है। और जो साइड टू साइड कर्वेचर होते हैं इसका मतलब है कि स्टमक उन जगहों पे, दो जगहों पे टर्न लेता है या ट्विस्ट करता है, ठीक है। एक होता है बच्चे रूट ऑफ नेक पे, फॉर एग्जांपल अगर ये बंदा है, ये इसकी नेक है, ये इसका आपका थोरेसिक रीजन है, यहाँ पे इसका एब्डोमिनल रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो जो एसोफेगस होता है वो यहाँ पे ओरिजिनेट करने के बाद ऐसे थोड़ा सा टर्न लेता है, फिर सीधा आता है, फिर नीचे करके। और जो दूसरा टर्न होता है बच्चे वो इसका T7 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, जहाँ पे इसको बेसिकली डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा जो होती है वो ऐसे करके क्रॉस करती है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ठीक है। ये मैंने एग्जैक्ट वैसे नहीं बनाया, आप लोग अपनी बुक से देख लीजिएगा, लेकिन आप लोगों को बता दिए। उसके बाद बच्चे अगर फर्दर और बात की जाए तो, हाँ जी, उसके बाद बच्चे, अच्छा ये हमारा था एसोफेगस। अब जो एसोफेगस की आर्टीरियल सप्लाई है उसको बच्चे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या क्या है। ऊपर की तरफ ना नेक में आपका एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये बेसिकली आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को जो आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, वो ही आपके एसोफेगस के अपर वन थर्ड को सप्लाई करती है। डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा की कुछ ब्रांचेस होती हैं जिनको कहते हैं एसोफेजियल ब्रांचेस, को सप्लाई करती हैं मिडिल वन थर्ड को, ठीक है। और आखिरी वाली जो बच्चा आपकी ब्रांचेस हैं, दैट आर बेसिकली इंफीरियर फ्रेनिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। और इंफीरियर फ्रेनिक और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज जो होती हैं ये लोअर वन थर्ड को सप्लाई करती हैं। और आपको पता होना चाहिए, मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कॉमन हिपैटिक आर्टरी की बेसिकली ब्रांच होती है, ठीक है। बच्चे जो नर्व सप्लाई है इसकी वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, और वीनस सप्लाई और जो लिम्फेटिक्स हैं, लिम्फेटिक्स हम लोग एंड पे डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग नर्व सप्लाई डिस्कस करेंगे ना, वैसे ही हम लोग लिम्फेटिक्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग आर्टीरियल सप्लाई पे होल्ड करेंगे क्योंकि वो आप लोग पढ़ चुके हुए हैं। उसके बाद बचे जो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है, दैट कम्स योर स्टमक। और आपको पता है कि स्टमक की डिटेल जो है वो मैं आप लोग को, एक सेकेंड जी, मैं स्टमक की डिटेल आप लोग को समझाता हूँ। जी, सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि आपसे कभी भी पूछा जाए कि नैरोएस्ट पार्ट जीआईटी का कौन सा है, तो आपने कहना है अपेंडिक्स। नंबर 2 पे क्रिकोएसोफेजियल जंक्शन, फेरिंगोएसोफेजियल जंक्शन। तीसरी चीज बच्चे, अगर आपसे दूसरी चीज अगर ये पूछी जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ योर जीआईटी, तो योर आंसर शुड ऑलवेज बी स्टमक, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू है। नेक्स्ट बच्चे, अब आप ये देखें कि जहाँ पे डायफ्राम जो टर्मिनेट कर रहा था, एसोफेगस एंटर कर रहा था, यहाँ पे बेसिकली आपका स्टमक जो होता है वो ऐसे करके प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ड्यूडेनम का ये थोड़ा सा पहला पार्ट है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये देखिएगा ताकि आप लोगों को जरा सा क्लियर हो जाए। ये आपका स्टमक का लेसर कर्वेचर है। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या बना दिया। ओह, ये देखो एक सेकेंड जी, ये अब मैं फाइनली बना रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये भी वैसा ही बनेगा। ये ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, और ये फोर्थ पार्ट हो गया। इसी डायग्राम के ऊपर मैं सब कुछ अब शो करने वाला हूँ। सबसे पहले बच्चे आप लोग ये देखो कि जो एंगल ऑफ हिल्स होता है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एसोफेगस और स्टमक के फंडस के बीच में यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है एंगल ऑफ हिल्स, ठीक है। एंगल ऑफ हिल्स की सिग्निफिकेंस ये होती है कि जिन लोगों को गर्ड होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिनके अंदर जो स्टमक का एसिड होता है वो रिफ्लक्स करके एसोफेगस में वापस चला जाता है, तो उन गर्ड की सर्जरीज के अंदर एंगल ऑफ हिल्स को हम लोग कम या ज्यादा करते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। जिन लोगों को गर्ड का इशू होता है, एसोफेजियल रिफ्लक्स का इशू होता है, एसिड का रिफ्लक्स होता है, उनके अंदर उनके अंदर जो हम लोग सर्जरीज करते हैं ना गर्ड के लिए, उसमें हम लोग एंगल ऑफ हिल्स को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप लोग ये देखें कि स्टमक के पार्ट सब कौन कौन से होते हैं। जो इसका सबसे प्रॉक्सिमल एंड होता है, ये वाला जो पार्ट है आपके स्टमक का, जिसको मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर में शो कर रहा हूँ, ये दिस इज एक्चुअली नोन एज कार्डिया ऑफ द स्टमक। और कार्डिया के मुतालिक आपको ये पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ स्टमक। मैं अभी आपको स्टमक के बाकी पार्ट्स बता दूं, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लेबल किया था इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक कार्डिया। दूसरा पार्ट जो बच्चे आप लोग देखें यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है फंडस, ये बॉडी होती है। उसके बाद एंट्रम है, और फिर आपका यहाँ पे पाइलोरिक कैनाल है, ठीक है। अब आप ये देखें कि फंडस और बॉडी में कैसे डिमार्केट करेंगे।
जहाँ पे आपका एसोफेगस कंक्लूड होता है ना, वहां से अगर आप लोग इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करें तो बॉडी के ऊपर जो इमेजिनरी लाइन से ऊपर पार्ट आ रहा है, दिस इज एक्चुअली फंडस। और याद रखिएगा फंडस में आपको क्या नजर आता है, फंडस में आपको एयर नजर आती है, ठीक है। एयर क्यों नजर आती है, क्योंकि जो आपका मुंह है वो बाहर एटमॉस्फेरिक एयर के साथ इन कॉन्टेक्ट है, तो वो एयर जब आप लोग खाने के साथ अंदर लेके जाते हैं तो आपको पता है ना कि एयर जो होती है वो लेस डेंस होती है, तो एयर लेस डेंस होने की वजह से स्टमक के फंडस के अंदर फंस जाती है, ठीक है, यहाँ पे रहती है। और आप लोग ये देखें कि जो लोग बहुत ज्यादा फिजी ड्रिंक्स पीते हैं उन लोगों को बर्पिंग होती है, डकार आते हैं, क्योंकि उनकी एयर यहाँ पे जमा हुई होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीज होती है गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन से, तो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। अब बॉडी मैंने आप लोगों को बता दी, फिर मैंने आप लोगों को एंट्रम बताई, और साथ ही साथ पाइलोरिक एंड बता दिया, ठीक है। बच्चे जो बेसिकली पाइलोरिक पार्ट है वो ही एंट्रम से रिलेटेड है। दूसरी चीज यहाँ पे मतलब आपका जो एंड पाइलोरिक पार्ट मैंने कहा ये एंट्रम वाला, ये आप लोग समझ लें कि ये पाइलोरिक पार्ट है, ठीक है। और ये पाइलोरिक आपका कैनाल है छोटा सा, जिस जगह पे आपका स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे स्फिंक्टर काट लें, ठीक है। मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मैंने उससे पहले वाला ड्रॉ किया था उसको आप लोग हटा दीजिए, मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर रहा हूँ ये, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम भी शो करना है ना। तो आप लोग बच्चे ये देखिए कि जो आपका पाइलोरस होता है, अच्छा पहले मैंने आप लोग को ये बता दिया था कि स्टमक के अंदर तीन मसल्स की लेयर होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर और ऑब्लिक। तो आपने याद रखना है, ये आपका टिपिकल एमसीक्यू है कि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो किस मस्कुलर लेयर से बना होता है, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल या ऑब्लिक। तो आपका आंसर शुड ऑलवेज भी सर्कुलर लेयर से स्फिंक्टर बना होता है, ठीक है। बॉडी के तमाम स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो सर्कुलर लेयर से बने होते हैं। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये बनती है कि स्टमक के कर्वेचर कौन कौन से हैं। स्टमक के दो कर्वेचर हैं, यहाँ पे मैं शो भी कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली लेसर कर्वेचर एंड दिस होल वन इज ग्रेटर कर्वेचर। अच्छा उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं आप लोगों को कल मैंने आप लोगों को जो ऑफलाइन लेक्चर दिया था उसमें भी बताया था, अभी फिर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिवर प्रेजेंट है तो लिवर और स्टमक के बीच में यहाँ पे जो लेसर ओमेंटम का पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं हिपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, ठीक है। और यहाँ पे लिवर और ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट के बीच में जो आपका पार्ट होता है लेसर ओमेंटम का, ये ग्रीन कलर में जो शो किया इसको हम कहते हैं हिपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। इनकी जो फ्री मार्जिन होती है यहाँ पे उसमें प्रेजेंट होता है फोरामेन ऑफ विल्सलो या गैस्ट्रोफिफ्लोइक फोरामेन। इसी तरह बच्चे आपके स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से सस्पेंड करता है एक ऐसे एफरन लाइक शीट, जिसको एक्चुअली हम लोग कह रहे होते हैं कि ये बेसिकली आपका लेसर ग्रेटर रोमेंटम है, ठीक है। पहले मैंने आपको लेसर रोमेंटम के पास बताया, अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये आप लोगों का ग्रेटर रोमेंटम है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाकी चीजें शो कर सकूं, ठीक है। तो ग्रेटर रोमेंटम की नॉर्मल लोकेशन मैंने आपको बता दी। अब बचे नेक्स्ट चीज स्टमक की हिस्टोलॉजी में और स्टमक के इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्यूडेनम को टच करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएं, फिर हम लोग आगे जाते हैं। ड्यूडेनम का जो ये फोर्थ पार्ट होता है यहाँ से कंटिन्यू करता है आपका सारे का सारा जजनम, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे आप लोगों को डायग्नोस्टिक एक बात बता रहा हूँ जो कि इवन फाइनल ईयर के बच्चों को भी नहीं पता होती, बिल्कुल भूल जाती है, इवन उनको नॉर्मल बच्चों को भी सेकंड ईयर के नहीं पता होती। याद रखिएगा बच्चे कि ये जो आपका जंक्शन है, इस जंक्शन को हम लोग कहते हैं डीजे जंक्शन, डीजे ड्यूडेनोजेजनल जंक्शन, ठीक है, या ड्यूडेनोजेजनल फ्लेक्चर, इसको हम लोग ड्यूडेनोजेजनल फ्लेक्चर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल भी बनता है। इस एंगल पे, इस जंक्शन पे एक लिगामेंट अटैच होती है जिसका नाम होता है लिगामेंट ऑफ ट्रीज, ठीक है। ऐसे करके एक लिगामेंट अटैच होती है। अब आपने एक बात ये याद रखनी है बच्चे कि जो लिगामेंट ऑफ ट्रीज होती है ये बेसिकली डिमार्केट कर रही होती है ड्यूडेनोजेजनल जंक्शन को, और ड्यूडेनोजेजनल जंक्शन वो जंक्शन है जिससे ऊपर अपर जितना भी जीआईटी है, यानी कि एसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम, इसको हम अपर जीआईटी कहते हैं, और इसके नीचे जितना भी जीआईटी है बच्चे उसको हम लोग लोअर जीआईटी कहते हैं। आज आप लोगों को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि फॉरगट, मिडगट, हाइंडगट और अपर जीआईटी, लोअर जीआईटी की डिमार्केशन क्या क्या है, ठीक है। उस दिन भी हम लोगों ने फॉरगट, मिडगट, हाइंडगट की डिमार्केशन की थी। आज मैंने आप लोगों को अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी साथ साथ ही बता दिया। उसके बाद बच्चे अगर आप लोग नेक्स्ट बात पे आए तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ड्यूडेनम के डिफरेंट पार्ट्स की लेंथ कितनी होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यूडेनम की जो ओवरऑल लेंथ होती है वो होती है तकरीबन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जिसमें से जो आपका थर्ड, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। जो आपका थर्ड पार्ट होता है ये लेंथियस्ट होता है तकरीबन 10 सेंटीमीटर का। जो आपका फोर्थ पार्ट होता है ये होता है 2.5 सेंटीमीटर का।
उसके बाद बच्चे आपने याद रखना है जो सेकंड पार्ट होता है ये 7.5 सेंटीमीटर का और फर्स्ट पार्ट 5 सेंटीमीटर का। इन सारी वैल्यूज को बच्चे अगर आप लोग ऐड ऑन करें तो आप लोग को याद हो जाएगा कि 25 सेंटीमीटर बनता है। 10 और 5 15, 15 और 2.5 17.5, 17.5 और 7.5 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ड्यूडेनम की हम लोगों ने जो लेंथ है वो यहाँ पे जस्टिफाई कर ली है। नेक्स्ट चीज जो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पैंक्रियाज का क्या रिलेशन है ड्यूडेनम के साथ, ये भी हम लोगों को अभी क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप ये देखें कि बेसिकली जो पैंक्रियाटिक हेड होता है वो यहाँ पे लॉज्ड इन होता है। ठीक है, पैंक्रियास का एक नैरो सा पोर्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैंक्रियाटिक नेक, वो भी इधर होती है, और पैंक्रियाटिक बॉडी जो होती है वो ऐसे अंदर की तरफ स्ट्रेच कर रही होती है। ठीक है, तो अब आप लोग ये देखें कि ये बेसिकली कहाँ प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रही है। ये आप लोगों को अक्सर बच्चे पता होना चाहिए कि ये कहाँ जाने की कोशिश करती है। मैंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा पैंक्रियास बनाया लेकिन गुजारे के लायक है। तो आप लोग ये देखें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है दैट इज नोन एज स्प्लीन। ठीक है, तो पैंक्रियास के बच्चे अब आप लोग फीचर्स देखें कि क्या क्या है। सबसे पहले ये पैंक्रियास का हेड है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका पार्ट है ये पैंक्रियास का नेक है। ठीक है, उसके बाद ये पैंक्रियास की बॉडी है और ये वाली पैंक्रियास की टेल है, और जो टेल है वो स्प्लीन के अंदर कंक्लूड कर रही है। जहाँ पे पैंक्रियास की टेल स्प्लीन के अंदर कंक्लूड करती है, यहाँ पे एक लिगामेंट भी प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि खैर ये वाली लिगामेंट इससे रिलेटेड जरूर होती है पैंक्रियास की टेल से, लेकिन पैंक्रियास की टेल के साथ जुड़ी नहीं होती। ठीक है, ये बात मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे नीचे आपकी बच्चे प्रेजेंट है किडनी। ठीक है, किडनी ऐसे करके प्रेजेंट है, तो किडनी के यहाँ से यहाँ तक स्प्लीन तक यहाँ पे एक लिगामेंट आ रही होती है। इस लिगामेंट का नाम होता है लीनो रीनल लिगामेंट। ठीक है, लीनो के बजाय आप लोग स्प्लीनो भी लिख सकते हैं। लीनो का वर्ड बेसिकली स्प्लीन के लिए होता है। तो लीनो रीनल लिगामेंट के अंदर आपका जो पैंक्रियाटिक नेक होती है, पैंक्रियाटिक टेल होती है, वो उसको जाकर टच कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आप लोगों को एक बात बताऊं कि मैंने तो डायग्राम काफी खुली खुली करके बनाई है ना, लेकिन यहाँ पे एक और लिगामेंट भी एग्जिस्ट करती है स्प्लीन और ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक के बीच में। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। ठीक है, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। उसके बाद बच्चे आप लोगों को एक और बात यहाँ पे बतानी है कि बेसिकली कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ पे पैंक्रियाटिक हेड जो होता है लॉज्ड इन होता है, यहाँ पे आपकी ग्रूव होती है पैंक्रियास और ड्यूडेनम के बीच में, इधर भी और यहाँ पे नीचे भी। इन ग्रूव्स में ऊपर की तरफ रनकारी होती है सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी, और नीचे वाली ग्रूव के अंदर रनकारी होती है इंफीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच है जो कि कॉमन हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है जो कि सिलियक ट्रंक की ब्रांच है, और इंफीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी जो है ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है। तो अब तक आप लोगों को ये वाली आर्टीरियल सप्लाई याद हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चे आप लोगों को एक और बात बतानी है कि यहाँ पे स्टमक से आपका आ रहा होता है बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन हिपैटिक डक्ट बेसिकली जिसको हम कहते हैं। आपका हिपैटिक डक्ट जो होता है बच्चे जब उसको ज्वाइन करता है, ये देखिए राइट साइड का हिपैटिक डक्ट है, लेफ्ट साइड का ये यहाँ पे नीचे ऐसे आता है, तो यहाँ से सिस्टिक डक्ट होता है वो उसको ऐसे ज्वाइन करता है, तो ये ज्वाइन करने से बन जाता है कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट के अंदर बच्चे ये जो आपका पैंक्रियास का डक्ट होता है ये भी इसको ज्वाइन करते हैं, ये दोनों मिलकर यहाँ पे खुलते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर, ये वाली बात आपने याद रखनी है। और ये तकरीबन आप लोग कहते हैं मतलब सॉरी, जो आपका गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन होता है ना यहाँ से, तो यहाँ से तकरीबन 6 से 8 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे आपका खुलता है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आपका जंक्शन है गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन, यहाँ से आपकी ड्यूडेनम स्टार्ट हो रही है, यहाँ से 6 to 8 सेंटीमीटर आगे ओपन होता है आपका मेन डक्ट। ठीक है, और नंबर 2 पे आपको यह बताना है कि आपका एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट भी होता है जो कि मेन डक्ट के सॉरी, जो कि मेन डक्ट के बाद ओपन होता है तकरीबन गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन से 8 to 10 सेंटीमीटर अवे। तो आप लोग ये देख लीजिए बच्चे, जो आप लोगों को मेन बात यहाँ पे बतानी है कि जहाँ पे ये दोनों डक्ट खुलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पे, यहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर इनकी जो एक ड्यूडेनम की वॉल पे एक स्वेलिंग बनी होती है। ठीक है, उस स्वेलिंग को हम लोग कहते हैं पेपिला। क्या कहते हैं बच्चे, पेपिला। अब आपको मैं वो ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये जो पेपिला होता है ये बेसिकली कैसा अपेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के अंदर यहाँ पे डक्ट ओपन हो रहा है, तो इसके इर्द गिर्द एक रेज्ड एरिया होगा। ये बेसिकली जो रेज्ड एरिया है ना, ये सेंटर से खाली होता है, यहाँ पे डेफिशिएंट होता है, यहाँ से सिक्रीशन स्पोर होती हैं ड्यूडेनम के ल्यूमेन के अंदर।
तो आप लोग ये देखें, जो मेन आपका डक्ट होता है इसके पेपिला को हम लोग कहते हैं मेजर पेपिला, ठीक है, और जो आपका एक्सेसरी डक्ट का पेपिला होता है इसको हम लोग कहते हैं माइनर पेपिला। ठीक हो गया। उसके बाद एक और बात आप लोगों को बतानी है कि जहां पे आपका मेन डक्ट ओपन होता है तो मेन डक्ट के एंड पे, यहाँ पे जहाँ पे मैं डार्क ब्लू कलर शो कर रहा हूँ, ये वाला, ये देखो, इस जगह पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिस स्फिंक्टर को हम लोग कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और बच्चे यहाँ पे आपका डक्ट का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा डायलेटेड अपेयर होता है। जब वो खुलता है तो उस डायलेटेड पार्ट के लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो हम लोग कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर, ठीक है। ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही है वो मैंने आप लोगों को सब की सब बता दिया है। एक और चीज बच्चे आप लोगों को ये बता दूं कि जो आपका पैंक्रियास का मेन डक्ट होता है तो उसका भी नाम होता है, ठीक है, और जो पैंक्रियास का एक्सेसरी डक्ट होता है उसका भी नाम होता है। अब आप लोग प्लीज एक दफा ये वाली चीज कंफर्म कर लीजिएगा कि पैंक्रियास के मेन डक्ट का नाम होता है सेंटोराइनीज डक्ट, या फिर एक्सेसरी का, मेरे ख्याल से जो एक्सेसरी डक्ट होता है उसका नाम होता है सेंटोराइनी डक्ट, और जो आपका मेन डक्ट होता है उसका नाम होता है, एक सेकंड में आप लोगों को ये बता भी देता हूँ। हाँ ठीक है, मैं बच्चे ये आप लोग एक दफा देख लीजिए, ठीक है, मेरे ख्याल से मैं मिक्स कर, हाँ ठीक है, मैं ठीक कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। जो मेन डक्ट होता है बच्चे पैंक्रियास का, जो कि हिपैटिक डक्ट के साथ मिलके खोल रहा है, उसका नाम होता है डक्ट ऑफ विल्सन। और जो आपका एक्सेसरी डक्ट होता है बच्चे, जो कि माइनर पेपिला में खुद ही ओपन हो रहा है, इसका नाम होता है सेंटोराइनी, ठीक है, सेंटोराइनी डक्ट इसको हम लोग कहते हैं। ठीक हो गया। चलो ये मैंने आप लोगों को सारी ब्रीफ सी एनाटॉमी बता दी। अब हम लोग आते हैं बच्चे अपर जीआईटी की अंदर के इंटीरियर के फीचर्स के ऊपर, ताकि आप लोगों को वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहली चीज जो बच्चे मैंने आप लोगों को बतानी है वो ये कि जो आपका स्टमक होता है, यहाँ पे अगर हम लोग स्टमक की बात करें, बल्कि स्टमक से पहले एसोफेगस की एक बात बताता हूँ बच्चे। आपकी पूरी बॉडी के अंदर 3 जगह ऐसी हैं, पूरी बॉडी में नहीं, बेसिकली जीआईटी की बात कर रहा हूँ। जीआईटी में आपकी 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे देखें, नॉर्मली जितने भी इंसान की बॉडी में ग्लैंड होते हैं ना, वो म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको सब म्यूकोजल ग्लैंड मिलते हैं। और ये डिस्टिंक्शन वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है, सब म्यूकोजल ग्लैंड कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। नंबर 1, आपके लिप्स के अंदर सब म्यूकोजल ग्लैंड होते हैं, ठीक है, म्यूकोजल भी सब म्यूकोजल भी। नंबर 2, दूसरा चीज आपकी आती है एसोफेगस। एसोफेगस के अंदर आप लोगों ने आज हिस्टोलॉजी की बुक में लई को सैन में जाके खोल के देखना है, एसोफेगस के अंदर आपके होते हैं एसोफेजियल ग्लैंड्स प्रॉपर। एसोफेजियल ग्लैंड्स प्रॉपर जो होते हैं बच्चे, वो सब म्यूकोजल ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज बच्चे, आपके ड्यूडेनम के अंदर आपके होते हैं सब म्यूकोजल ग्लैंड्स, जिनको हम लोग कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ये सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आपका फीचर था एस्ट्रोलॉजी का, या आप कह लें इंटरनल फीचर का, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद बच्चे आप लोगों को ये बता दूं, जो जीआईटी की 4 लेयर्स होती हैं वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात जो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनती है वो बेसिकली ये है कि स्टमक के अंदर, ये देखिए मैं यहाँ पे आपको क्या चीज शो करने लगा हूँ। स्टमक की जो म्यूकोजा होती है ना, वो ऐसे ऐसे फोल्ड्स में थ्रोन होती है, ठीक है। स्टमक की म्यूकोजा कलमनर होती है और वो फोल्ड्स में थ्रोन होती है, और उसमें डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। पैराइटल सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स होते हैं, एंटीरोक्रोमेटिन लाइक सेल्स होते हैं, बेसल सेल्स होते हैं, ये सारे आपके सेल्स हैं। तो म्यूकोजा की जो बेसिस होती हैं बच्चे, इनके अंदर आपको ग्लैंड्स मिलते हैं, ठीक है। और इन ग्लैंड्स को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, फोवियोलर ग्लैंड्स, ठीक है, स्टमक के फोवियोलर ग्लैंड। लेकिन एक डिफरेंस बच्चे ये आता है कि जो आपका लेसर कर्वेचर है, यहाँ पे म्यूकोजा ऐसे स्मूथ होती है, वो फोल्ड्स के अंदर थ्रोन नहीं होती, ठीक है। अब आपने एक और चीज ये याद रखनी है कि जब लेसर कर्वेचर पे म्यूकोजा स्मूथ होती है और वो फोल्ड्स में थ्रोन नहीं होती, तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसकी सिग्निफिकेंस यह, सबसे पहली बात आपको यह पता होनी चाहिए कि इस जगह को हम लोग कहते हैं मेजेंस्ट्रेसी, ठीक है, मेजेंस्ट्रेसीज को हम कहते हैं, यानी कि ये एक यूनिफॉर्म स्मूथ लेयर्ड वाली स्मूथ जगह है स्टमक की। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आपकी मेजेंस्ट्रेसी होती है, बेसिकली चूंकि यहाँ पे फोल्ड्स में थ्रोन नहीं है म्यूकोजा, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं वो कम होते हैं। जब यहाँ पे नंबर ऑफ ग्लैंड्स कम होंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे म्यूको प्रोटेक्टेंट इफेक्ट जो होता है बच्चे, वो कम होता है, ठीक है, म्यूको प्रोटेक्टेंट इफेक्ट कम होता है, म्यूकस की प्रोडक्शन भी कम होती है। तो आपका जो लेसर कर्वेचर होता है ये हमेशा बच्चे
आपके पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए ससेप्टेबल प्लेस होती है। ये बात आपने मेरी आज याद रख लेनी है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए ससेप्टेबल जगह है ये, ठीक है। दूसरा, कभी भी आपसे कोई पूछे कि ओवरऑल पूरे के पूरे स्टमक में पेप्टिक अल्सर डिजीज का जो अल्सर होता है वो मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है, तो आपने कहना है एंट्रम में, ठीक है। जो एंट्रम है ये फेवरेट जगह है एच पाइलोरी बैक्टीरिया की रहने की। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है। अब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देता चलूं, थर्ड ईयर में भी काम आएगा, अभी भी आप लोगों को वाइवा में और पैथोजेनेसिस के अंदर काम आएगा। एच पाइलोरी एक छोटा सा एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है, ठीक है। अब आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि जो एसिड होता है वो तो सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है, फिर एच पाइलोरी एसिडिक एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव कर लेता है। एच पाइलोरी बच्चे एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है यूरिएज, और यूरिएज एंजाइम जब डिफरेंट चीजों पे एक्ट करता है तो वो बेसिकली ऐसी प्रोडक्ट्स बनाता है जिसकी वजह से अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और अल्कलाइन एनवायरनमेंट एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो तब आपका एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो होता है वो इन कंडीशंस में रहने के काबिल बनता है, ठीक है, और आपको नुकसान पहुंचाता है, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे यहाँ पे एक और बात आप लोगों को हाईलाइट करता चलूं जो कि नर्व सप्लाई से थोड़ी सी रिलेटेड है, वो ये कि जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है ये स्टमक के लिए मोटर का काम करती है, स्टमक को मूव करवाती है। नंबर 2, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जो होती है ये सिक्रीटोरी एक्शन करवाती है, स्टमक के ग्लैंड्स की सिक्रीशन करवाती है, ठीक हो गया। और जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है ये मोटर फंक्शन को इनहिबिट करती है। ये वाली चीज आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं कि जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है वो पूरे के पूरे एब्डोमेन को, प्लीज मेरी बात एक दफा याद रखिएगा, मैं आप लोगों को ये जनरल रूल लिखवा रहा हूँ, आप लोगों को बहुत आसानी होगी जब आप लोग नर्व सप्लाई पढ़ेंगे डिफरेंट चीजों की। आपका जो फोर गट होता है और मिड गट, इस सारे की जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो वेगस नर्व का, ठीक है। लेकिन जो आपका हाइंड गट होता है, हाइंड गट की जो बच्चे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई आती है वो आती है पेल्विक स्प्लांक्निक नर्व से, पेल्विक स्प्लांक्निक नर्व से, जिसका दूसरा नाम होता है नर्वाई अर्जेंटीज। और ये आपका वाइवा का टिपिकल क्वेश्चन है कि नर्वाई अर्जेंटीज क्या होती है। इसकी रूट वैल्यू होती है S2 S3 S4। जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज नर्वाई अर्जेंटीज तो आपने कहना है पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच ऑफ sacral plexus S2 S3 S4 that supplies the hind gut। फोर गट और मिड गट को नर्वाई अर्जेंटीज सप्लाई नहीं करती, ये वाली बात आप लोगों ने मेरी याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोगों ने स्टमक की भी डिटेल पढ़ ली, उसके बाद बच्चे हम लोग आते हैं ड्यूडेनम की डिटेल्स के ऊपर। तो ड्यूडेनम के अंदर मुझे आप लोगों को मैंने पार्ट्स बता दिए, पार्ट्स की लेंथ भी बता दी है, सारी की सारी बच्चे मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है किस जगह पे कौन सा डक्ट खुलता है और किस जगह पे बच्चे आपको आपके पेपिला पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली ड्यूडेनम भी कवर कर लिया है। अब मैं आप लोगों को ड्यूडेनम के यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली ड्यूडेनम के इंटरनल फीचर्स आप लोगों को बता रहा हूँ और कुछ रिलेशंस मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज बच्चे आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि अगर हम लोग ड्यूडेनम का ऐसे कट सेक्शन निकाल के देखें, क्रॉस सेक्शन निकाल के देखें, तो यहाँ पे आप लोगों को न्यूमरस सर्कुलर फोल्ड्स मिलती हैं, ठीक है। ये सर्कुलर फोल्ड्स हैं ऐसे करके, ठीक है। ये जो सर्कुलर क्रिसेंटिक ऐसे फोल्ड्स आपको मिलती हैं इनके नाम क्या होते हैं, इनका नाम होता है वेल्व्स ऑफ कैरकेकरिंग, ठीक है, वेल्व्स ऑफ कैरकेकरिंग। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए वेल्व्स ऑफ कैरकेकरिंग का दूसरा नाम क्या होता है, वेल्व्यूली कॉनिवेंटीज, ठीक है, वेल्व्यूली कॉनिवेंटीज। और तीसरा नाम इनका होता है लाइके सर्कुलैरिस, ठीक है, लाइके सर्कुलैरिस। ये सारी आपके बुक में लिखे हैं, ये आपको वाइवा भी आता है, पूछा जाता है, प्लीज आप लोगों ने ये वाली बात बतानी है। और जब भी आपसे पूछा जाए वेल्व्स ऑफ कैरकेकरिंग किस चीज के बने हैं तो आपने कहना है म्यूकोजा के बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप लोगों को यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट इसके रिलेशनशिप्स हैं कुछ, वो मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को फुल 4 चीजें जो हैं वो याद हो जाएं। ये स्टमक का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये स्टमक का सेकंड पार्ट हो गया, ये स्टमक का थर्ड स्टमक कह रहा हूँ, ड्यूडेनम का थर्ड पार्ट हो गया और ये फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। अब बच्चे आप लोग इनकी फीचर एक दफा देखते जाएं। सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट पार्ट के एंटीरियरली गॉल ब्लैडर आता है और लिवर आता है, ठीक है। लिवर जो होता है ना बच्चे वो बेसिकली ऐसे कवर कर रहा होता है आपके ड्यूडेनम को, तो ये एंटीरियरली आ गया, ठीक है।
और इवन के सेकंड पार्ट में भी किसी हद तक एंटीरियरली आ जाता होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एंटीरियरली ये देखें कि आपका लिवर आ गया और साथ ही साथ जो यहाँ पे प्रेजेंट है आपका गॉल ब्लैडर वो भी एंटीरियरली आ गया। सेकंड पार्ट की बच्चे अगर एंटीरियरली बात की जाए तो आप लोग ये देखें कि चलिए मैं यहाँ से आगे जाता ही नहीं हूँ क्योंकि आपकी मीटिंग का लिंक टाइम एक्सपायर हो रहा है, जल्दी से लिंक भेज रहा हूँ, वापस आइए ताकि हम लोग फर्दर स्टडी करें।